बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खदमत में हाज़िर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे सदर हिंद के जम्मू कश्मीर के दौरे के हवाले से। सदर हिंद जम्मू कश्मीर में है और आज प्रोग्राम के मुताबिक उनको लद्दाख जाना था, मगर मौसम की खराबी के बाद प्रोग्राम को मनसूख कर दिया गया और जो प्रोग्राम वहाँ पे तयशुदा प्रोग्राम था करगिल विजय दिवस की 22वीं सालगिरह के मौके पर वहाँ पे जिन फौजी अहलकारों ने जान दी थी उनको खराज अकीदत पेश करना था। अब सदर हिंद जो है वो गुलमर्ग चले गए थे और आज गुलमर्ग में जंगी यादगार पर उन्होंने फूल चढ़ाया और कल के प्रोग्राम के मुताबिक कल कश्मीर यूनिवर्सिटी में जो सालाना 19वीं सालाना जलसे तकसीम की असनाद से है वहाँ से जो सदर हिंद इस मौके पे खिताब भी करेंगे। गुलमर्ग में किस तरह के सूरत हाल थे, इंतजाम थे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से और सिक्योरिटी की खातिर खा इंतजाम रखे गए थे, वहाँ पे क्या लोगों को जाने की इजाज़त दी गई थी गुलमर्ग में, इन पूरे मामलात पे हम बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे हमारे साथी इशफाक बराह रास्त हमारे साथ जुड़े और उनसे हम जानना चाहेंगे गुलमर्ग के प्रोग्राम के हवाले से सदर हिंद क्या अभी वहाँ पे हैं या वहाँ से वो गुलमर्ग से निकल चुके हैं, किस तरह का प्रोग्राम रहा गुलमर्ग में और सिक्योरिटी के क्या इंतजाम रखे गए थे, क्योंकि जो रूट दिया गया था वहाँ पे लोगों को, तो उस हवाले से भी हम इशफाक से जानने की कोशिश करेंगे। इशफाक, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। मैं जानना चाहूँगा आज के प्रोग्राम के हवाले से किस तरह के इंतजाम रखे गए थे गुलमर्ग में। आज सदर हिंद वहाँ पे आए थे, वहाँ पे उन्होंने फूल भी चढ़ाए जो जंगी वहाँ पे कायम की गई थी, तो क्या कुछ सूरत हाल अभी गुलमर्ग की है? जी बिल्कुल रूप साहब, आपको बताएंगे कि सदर हिंद के अगरचे वादी के 3 रोजा दौरे पर यहाँ पर पहुंचे हैं, तो आज सुबह उन्हें कलगिर जो यहाँ पर करगिल जाना था वहाँ पर जो है विजय दिवस पे जाना था, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से वहाँ पर न जा पाए और वहाँ पर तो यहाँ पर जो है बारामूला की तरफ उनका रुख किया और वहाँ पर बारामूला में भी उन्होंने जो फौजी जवान है जो यहाँ पर फौज के आला अफसरान और सिविल इंतजामिया के अफसरान है उनसे वहाँ पर मुलाकात हुए और वहाँ पर जो है करगिल के उन शहदाओं को याद किया जो जिन्होंने 1999 में जो है अपनी शहादत जो है प्राप्त की थी। और वही बताएंगे कि उसके बाद फौरन बाद जो है यहाँ पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम कल से ही किए जा चुके थे। और अगर नॉर्थ कश्मीर के गुलमर्ग सियाती मुकाम गुलमर्ग की बात करें और यहाँ पर सदर हिंद जो है रामनाथ कोविंद और वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा है उनके हमरा यहाँ पर सियाती मुकाम गुलमर्ग पहुंचे और यहाँ पर जो है हाई आल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल जो है वहाँ पर उन्हें वहाँ पर तशरीफ आवर हुए और बाद में यहाँ पर जो फौज के आला अफसरान है जो सिविल इंतजाम के अफसरान है और उनसे भी यहाँ पर मुलाकात की और वहाँ पर जो है करगिल के उन शोधाओं को यहाँ पर जो है जानना चाहूंगा कि क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट है गुलमर्ग, क्या वहां पे आज टूरिस्ट को अलाउ किया गया था, लोकल टूरिस्ट या बाहर का टूरिस्ट जो गुलमर्ग जा रहा है उनको अलाउ किया गया था या आज उनको वहां जाने की इजाजत नहीं मिली? बिल्कुल रूप साहब, जैसे कि अगर हम कहेंगे कि कल ही जो यहाँ पर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई थी कि जिन सयाहों को गुलमर्ग जाना है, क्योंकि मकामी सयाहों की अगर बात करें यहाँ पर पहले से ही बंद था, लेकिन अगर जो सयाह जिनकी पूरी बुकिंग है जिन्होंने एडवांस में बुकिंग करके रखी है वही सयाह जो है गुलमर्ग के रुख कर सकते हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि आज टंगमर्ग में यहाँ पर क्योंकि सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए जा चुके हैं, जगह जगह पर जो है नाके टाइट किए गए थे और यहाँ पर जो है उन सयाहों को भी यहाँ पर कुछ देर के लिए रोकना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर उनको बैद में अभी जिस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर चेक पोस्ट के मुकाम पर मौजूद है और यहाँ पर सयाहों को चेक करने के बाद ही ऊपर जाने की इजाजत दी गई, क्योंकि अभी ये हम इतला देंगे अपने नाज़रीन को कि अभी सदर हिंद रामनाथ कोविंद जो है वो श्रीनगर की तरफ जो है रवाना हो गए हैं। तो कितनी देर ये प्रोग्राम वहां पे चला है, क्या आम लोगों को मिलने की इजाजत दी गई थी इस प्रोग्राम के जरिए? देखिए काफी यहाँ पर रूप साहब कहेंगे कि सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए जा चुके थे, क्योंकि मकामी लोग जो थे, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि मकामी लोगों से वो मुलाकात होंगे, लेकिन इस तरह का हमने नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पर पूरा जो प्रोग्राम था वो यहाँ पर डिफेंस के थ्रू किया गया था और यहाँ पर हमने कहा पहले का हाई आल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल जो है वहाँ पर इनका प्रोग्राम मुनक्कद हुआ और बाद में वो यहाँ पर जो यहाँ पर गेस्ट हाउस है वहां पर ठहरे और वहां पर भी जो यहाँ के सिविल इंतजाम के अफसरान है जो उनसे मुलाकात हुए, तो जो गुफ्तगू अंदर हुई उसका तबसरा हम नहीं कर पाए हैं, क्योंकि लेकिन यही कहेंगे कि आज सियाती मुकाम गुलमर्ग में दूसरी दफा सदर हिंद का दौरा हुआ था, कि इससे पहले अगर हम बात करें प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जब यहाँ पर सदर हुई थी उसका भी गुलमर्ग आना हुआ था और उसके बाद अब दूसरी दफा सियाती मुकाम गुलमर्ग का जो है सदर हिंद का दौरा हुआ है। चले इशफाक, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथी इशफाक बात कर रहे थे और बात हो रही थी गुलमर्ग दौरे के हवाले से। गुलमर्ग में आज सदर हिंद चले गए थे, वहाँ पे सिविल इंतजामिया के साथ साथ फौजी अफसरान के साथ भी उन्होंने तबादले ख्याल किया। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में आप ज़रा बात करेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से। लॉकडाउन के बीच में यहाँ पे
जो इंतजामिया का फैसला था कि जो वीकेंड लॉकडाउन यहाँ पे रहता था 20 अजला में, अब 20 के 20 अजला में वीकेंड लॉकडाउन को इंतजामिया ने ख़त्म करने का फैसला लिया है। सरकार ने जो बंदिशें हैं वो हटाने का फैसला लिया है। शाबाना कर्फ्यू का निफाज जो है वो जारी रहेगा। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ को फिलहाल 15 अगस्त तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। सरकार के इस फैसले के हवाले से यहाँ की जो ताजिर बरादरी है उन्होंने खुशी का इजहार किया है। इसके साथ साथ अगर हम ट्रांसपोर्टर्स की बात करें, क्योंकि जो वीकेंड लॉकडाउन रहता है ये सैटरडे और संडे को रहता है, शनिचर और इतवार को रहता है, और इन्हीं 2 दिन यहाँ पे ज़्यादा जो दुकानदारों को काम होता है, और दुकानदार जो ताजिर बरादरी है उन्होंने कई बार इंतजामिया से गुजारिश की थी कि अब वीकेंड लॉकडाउन को खत्म किया जाएगा। अब श्रीनगर की सूरत हाल किस तरह की रहेगी? अब जब वीकेंड लॉकडाउन नहीं रहेगा तो इंतजामिया के लिए कितना मुश्किल रहेगा कि अब सारे मामलात को मॉनिटर करना, क्योंकि लॉकडाउन जो अनलॉक कर दिया गया है उसके बाद कई हमने देखा कि वायलेशन भी हो रही है, और इंतजामिया जो है वो पूरी तरह नज़र नहीं रख पा रही है। अनलॉक के बीच में लोग जो है वो सोशल डिस्टेंस भूल चुके हैं, वो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और इन सारे मामलात को देखकर ऐसा लग रहा है कि इंतजामिया पे अब ज़्यादा जिम्मेदारी आ पहुंची है। क्योंकि अगर हम इतवार की बात करें, इतवार में जो मार्केट में रश रहता है उसको काबू करना और उस पर नज़र रखना सरकार के लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है। अब सरकार ने जो फैसला लिया है वीकेंड लॉकडाउन को ख़त्म करने का, ये सरकार ने फैसला लिया। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब जब जो लोग हैं उनको एसओपीज और गाइडलाइंस का पालन जरूर करना होगा। हम कोशिश करेंगे हमारे साथी अमजद खान से बराह रास्त हम बात करेंगे, उनसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे। चलिए, अमजद से हमारा राब्ता हो चुका है। अमजद, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। सरकार का फैसला क्या वीकेंड लॉकडाउन को खत्म किया गया है? 20 के 20 अजला में अब लॉकडाउन नहीं रहेगा। ये जानना चाहूंगा मैं आपसे कि अब कितना मुश्किल होगा सरकार के लिए सारी चीजों को मॉनिटर करना, सारे मामलात पे नजर रखना। सबसे पहले वीकेंड लॉकडाउन खत्म हुआ 16 डिस्ट्रिक्ट्स में, और उसके बाद अब और 4 डिस्ट्रिक्ट्स में खत्म हुआ है। यानी ओवरऑल जम्मू कश्मीर के अंदर से जो वीकेंड लॉकडाउन है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब लोगों को आजादी मिल चुकी है कि आप खुलेआम जो कर सकते हैं वो करिएगा। क्योंकि इससे पहले जो तस्वीरें हमने ईद पर देखी थी वीकेंड पे, तो वो तस्वीरें पहले से ही बता रही थी कि आगे आने वाले वीकेंड पर अगर अनलॉक होता है तो किस तरह की तस्वीरें होंगी। क्योंकि लोग हजारों की तादाद में बाहर थे सड़कों पर, और प्रशासन कहीं नहीं था, और लोगों ने जिस तरह से उल्लंघन किया है, धज्जियां उड़ाई है एसओपीज की, वो प्रशासन महज देखता रह गया था। एक तरफ से अगर हम देखें तो इकोनॉमिकली इस अनलॉक की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि रोड साइड वेंडर्स और जो प्रिसाइसली संडे मार्केट में आने वाले लोग हैं वो पिछले कई समय से लगातार इस लॉकडाउन की वजह से फेस कर रहे थे मुश्किलात को, सफर कर रहे थे इकोनॉमिकली। उनके हिसाब से तो सही हुआ, लेकिन क्या प्रशासन तैयार है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि पिछले दिनों की जो तस्वीरें हमने देखी हैं उससे प्रशासन की तैयारी पूरी तरह से हम कहें तो नाकाफी नजर आती है। क्योंकि प्रशासन ने जो दावे किए थे वो महज कागजों पर रह गए, और वो दावे सारे ट्वीट्स तक ही रह गए। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि किस तरह से एसओपीज का उल्लंघन हुआ है श्रीनगर के अंदर, लाल चौक के बीचों बीच किस तरह से लोगों ने उल्लंघन किया है, और प्रशासन ने जो कहा था रैट टेस्ट करेंगे, चालान करेंगे, और इनफैक्ट 2 दिन पहले तो ये भी कहा गया है कि एफआईआर रजिस्टर होगी उन लोगों पर जो बिना मास्क के नजर आएंगे। लेकिन अभी भी बिना मास्क के लोग बाहर सड़कों पर मौजूद है, प्रशासन कहीं नहीं है। अमजद, एक चीज जानना चाहूंगा मैं आपसे, अब जब लॉकडाउन खत्म कर दिया गया, यहाँ से प्रशासन का फैसला, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को फिलहाल बंद रखा जाएगा, अब जो लोगों की भीड़ उमड़ आएगी, क्योंकि इतवार का जो आपको मंजर आप खुद इसका नज़ारा करते होंगे, खुद देख रहे होंगे, क्योंकि इतवार में बहुत ज़्यादा रश रहता है मार्केट में। जहां एक तरफ सरकार जो कह रही है, एडवाइजरी दे रही है, और माहिरीन जो बार बार कह रहे हैं कि तीसरी लहर जो आ सकती है वो खतरनाक भी हो सकती है। अब तीसरी लहर से पहले ही सरकार का ये फैसला, ताजिर बरादरी ने खुशी का इजहार किया होगा, मगर आम लोगों की अगर बात करें, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि लोग मास्क पहनना भूल चुके हैं, सोशल डिस्टेंस जो करना भूल चुके हैं, तो तीसरी लहर से कैसे बचा जाएगा, एक बड़ा सवाल यह भी है। देखिए रूप, लगातार अगर हम देखें तो चाहे आप देश नेशनल लेवल की बात करें या स्टेट लेवल की बात करें, एडवाइजरी कमिटीज जो बनाई गई थी थर्ड वेव के लिए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स दे दी हैं और कहा है कि अगस्त मिडिल या फिर अगस्त एंडिंग में थर्ड वेव स्ट्राइक करेगी हिंदुस्तान के अंदर। और अगर ऐसा हुआ तो जम्मू कश्मीर उससे नहीं बचेगा, यानी जम्मू कश्मीर में भी थर्ड वेव स्ट्राइक जरूर करेगी। बेशक थोड़े डिले हो जाए लेकिन स्ट्राइक जरूर होगा। इसके लिए जो तैयारियां करनी थी प्रशासन को, प्रशासन कह रहा है कि वो तो करी है, लेकिन बेसिक जीरो में जो सबसे पहले तैयारी थी वो लोगों पर पूरी तरह से हावी हो जाना था प्रशासन का, कि लोग गलती से भी कोई एसओपी को वायलेट ना करें। लेकिन जिस तरह से खुली छूट यहां पे लोगों को दी जा रही है, अभी के लेवल पर यह माना जा सकता है कि लोगों में भी
कई तरह के हम कहें तो एक तरह से खदशात है कि क्या उन्हें मास्क पहनना भी है या नहीं, क्या कोई चालान करेगा भी या नहीं, क्या कोई पूछेगा भी या नहीं। ऐसे में सबसे बड़ी गलती ये साबित हो सकती है प्रशासन की इस अनलॉक को करना, क्योंकि अगस्त का महीना आने वाला है और अगर थर्ड वेव स्ट्राइक होती है तो हमारा मेडिकल सेटअप अभी भी उतना स्ट्रांग नहीं है कि जो थर्ड वेव को संभाल सके। और लगभग अगर हम बात करें सितंबर के महीने में बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू होने की बात करी गई है आईसीएमआर द्वारा, और सितंबर अभी दूर है, बच्चे अभी बहुत ज्यादा वनरेबल है। उसके विपरीत अगर हम देखें तो लगभग 4% पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर की पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है, यानी 96% पॉपुलेशन अभी भी कोविड को वनरेबल है। ऐसे में इस तरह का फैसला सामने आना इकोनॉमिकली तो बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर हेल्थ पर्सपेक्टिव देखें तो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा अगर प्रशासन अपनी सतर्कता पूरी तरह से नहीं लेता। जो कदम उन्हें लेने चाहिए। अमजद, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि अनलॉक जब हुआ तब सरकार ने कहा कि हर एक चीज को मॉनिटर किया जा रहा है। क्या कहीं जो मैन एंड मशीनरी सरकारी सतह पे वो कहीं मार्केट में दिख रही है, वो इन चीजों को मॉनिटर कर रही है? खासकर अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें जहां पे ना सोशल डिस्टेंस और ना मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या इन चीजों को कहीं भी शहर श्रीनगर की बात करें कहीं मॉनिटर किया जा रहा है? 20 दिन पहले की कहानी बताएं तो श्रीनगर के अंदर का आपको जो दृश्य है वो हम आपको बयान करने की कोशिश करेंगे। हर जगह पर आपको कुछ मास्क चेक करने वाले लोग नजर आ रहे थे जो चालान कर रहे थे, वो बेशक रेड क्रॉस के थे लेकिन चेक जरूर हो रहा था। लेकिन पिछले 20 दिन के अंदर ये टीम्स कहीं नजर नहीं आ रही। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने 19 अलग अलग टीम्स को डेजिग्नेट किया था जो अपने अपने इलाकों में जाकर के तहसीलदार से हेडेड थे और वहां पर जाके वो इन वायलेशंस को देख रहे थे। लेकिन पिछले 20 दिनों की अगर बात करें कोई भी ऑन ग्राउंड नजर नहीं आ रहा, ना एसएमसी ऑफिशियल्स कहीं दिख रहे हैं, ना जिला प्रशासन कहीं दिख रहा है, ना वो लोग जिन्होंने जिम्मेदारी ली हुई थी इन एसओपीज को इंप्लीमेंट करने की वो ही कहीं नजर आ रहे हैं। ना कहीं पे टेस्टिंग हो रही है। सिर्फ अगर कुछ हो रहा है तो एक डेट को फिक्स करके महामेला मनाया जा रहा है, यानी एक प्रिसाइज डेट फिक्स की जाती है, उसको वैक्सीनेशन मेला का नाम दिया जाता है। फिर दूसरी डेट फिक्स होती है, उसको एंटी एसओपीज चेक करने का जो प्रोग्राम है वो करा जाता है। यानी प्रशासन पूरी तरह से प्रोग्राम पे प्रोग्राम तो कर रहा है, लेकिन जो एक्चुअल में ग्राउंड जीरो पर करना चाहिए था, जो जीरो पॉइंट पर आकर चेक करना था इन सारी चीजों को, वो अभी तक प्रशासन करने में लगातार असफल है। हम लाल चौक के बीचों पीछे रूफ, आप हमारे पीछे तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे। आने जाने वाले जो लोग हैं उनमें 90% लोग बिना मास्क के हैं और ये वही लोग हैं जिनके तक कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए पिछले 1 साल में करोड़ों रुपए खर्चे गए हैं एडवर्टीजमेंट की तरह से प्रशासन द्वारा, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि कोविड क्या है। लेकिन अभी जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, वो एडवर्टीजमेंट्स, वो कोशिशें, वो सारा पैसा जो खर्चा गया है सब बेकार नजर आता है। चलिए अमजद, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथी अमजद खान बात कर रहे थे, शहर श्रीनगर की सूरत हाल आप तक पहुंचा रहे थे कि सरकार ने जो फैसला लिया है अब सरकार को मॉनिटर करना होगा, सारे मामलात को मॉनिटर कौन करेगा, क्योंकि सरकार ने कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और स्कूलों को बंद रखने का फिलहाल फैसला लिया है 15 अगस्त तक, मगर अनलॉक तो कर दिया है और वो भी तीसरी लहर के आने से पहले। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे अब कोविड-19 के हवाले से ही, जिस तरह अब सरकार बार बार दावे जरूर कर रही है कि सूरत हाल क्या कुछ है कोविड-19 के हवाले से, और एसओपीज और गाइडलाइंस को हम 1 साल से बराबर सुनते आ रहे हैं कि अब सरकार जो एसओपीज और गाइडलाइंस है उनको किस तरह पालन करना होगा, सरकार इन पे काम कर रही है। मगर वो इदारे जहां पे इन चीजों को ज्यादा अमलाने की जरूरत है वहां पे ही सूरत हाल जो है वो खराब नजर आ रही है, वहां की जो तस्वीरें हैं वो मुख्तलिफ नजर आ रही है। हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के अंदर और बाहर की जो तस्वीरें हैं वो आप अभी बराह रास्त देख रहे होंगे, सूरत हाल किस तरह की हुई है। मर्द और जन जो है एक साथ बैठे हुए हैं और कहीं भी सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखा गया है, कहीं भी कोई पालन नहीं हो रहा है, ना एसओपीज का ना सोशल डिस्टेंस का। और ये लोग जो है ये टेस्ट करवाने आए हैं, कोविड टेस्ट करवाने आए हैं। अब इंतजामिया जो बार बार बड़े दावे कर रही है कि सूरत हाल को बेहतर करने के लिए इंतजामिया कोशिशें कर रही है और इंतजामिया ऑन ग्राउंड है, और इस तरह की जो तस्वीरें हैं ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की हैं, किसी और इदारे की नहीं है बल्कि उस इदारे की हैं जहां पे कोविड-19 के हवाले से ज्यादा एसओपीज और गाइडलाइंस का पालन होना चाहिए। हमारे साथी ने भी वहां के लोगों से इस हवाले से बात की। ये जो वायलेशन हो रही है, ये जो एसओपीज का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, तीसरी लहर से पहले ये लोगों के लिए किस तरह की मुश्किलात खड़ी कर सकता है। आप लोगों की बात सुनिए, लोग क्या कह रहे हैं इस हवाले से। रैपिड टेस्ट कर रहे हैं सर, सब सेंटरों पे कर रहे हैं जहां, तो जो ये आरटी-पीसीआर के टेस्ट हैं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से पूरी जनता की तरफ से अपील करना चाहता हूं कि आरटी-पीसीआर के टेस्ट जो हैं वो कहीं दूसरी जगहों पे भी होने चाहिए। जैसे सब सेंटर हैं, इनके पास बहुत सारे हॉस्पिटल हैं,
छोटे मोटे वहाँ भी होने चाहिए RT-PCR के टेस्ट, क्योंकि रैपिड टेस्ट अगर वहाँ होते हैं, RT-PCR का भी मैं एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब ये अपील करना चाहता हूँ जनता की तरफ से, क्योंकि इतनी भीड़ है सर। बताया जा रहा है कि थर्ड वेव आएगी, काफी खतरनाक होगी, क्या लगता है कितना डर उसके लिए में जाने को आप? सर बहुत डर लगता है, क्योंकि जहाँ से बोल रहे हैं कि थर्ड वे आएगी, थर्ड वे में बच्चों को, छोटे बच्चों को काफ़ी दिक्कत आएगी, छोटे बच्चों को डेथ रेट होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। तो इस करके मैं एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन से मैं अपील करना चाहता हूँ सर, इतनी जनता की तरफ से, कि यहाँ से लोग सर, डिस्ट्रिक्ट डोडा में तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है सर, बेरोजगारी बहुत है, यहाँ से इतने लोग सारे जो हैं वो लेह लद्दाख के लिए जा रहे हैं, लेकिन जो RT-PCR के टेस्ट होते हैं वो खाली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा में ही हो रहे हैं। इसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहता हूँ पूरी जनता की तरफ से कि इनके लिए कहीं और जगह भी सेंटर बनाया जाए। चले नाज़रीन, लोग बात कर रहे थे सरकार के फैसले के हवाले से और सरकार का जो मैन एंड मशीनरी को ऑन ग्राउंड के हवाले से बात कर रहे हैं। उस हवाले से जो लोग हैं वो बात कर रहे थे कि थर्ड लहर से पहले, यानी तीसरी लहर से पहले कितनी मुश्किलात लोगों को हो सकती हैं, जिस तरह का माहौल डोडा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बना हुआ है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे अब कश्मीरी पंडितों के हवाले से। 90 की दहाई में कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर चले गए, या तो चले गए हैं या निकाला गया है। वजह क्या थी, आज तक असल वजह जो है वो सामने नहीं आई। कश्मीर से जाने के बाद जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में रहने लगे ये लोग, और सरकार ने इनके हवाले से रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज़ का जिक्र बार बार किया है, और इनको किस तरह जम्मू में फैसिलिटेट किया जा रहा है इस हवाले से भी कई बार ऐलानात ज़रूर किए गए हैं। मगर इन जो कश्मीरी पंडित है जो यहाँ से कश्मीर से चले गए थे, इनके हाथ कुछ लगा नहीं, सिवाय कुछ लोगों को छोड़कर। जम्मू के नगरोटा में रहने वाले कश्मीरी पंडित राजेश के हालात हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह राजेश अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है, किस तरह वो रह रहा है अपनी फैमिली को लेकर, हम ये विजुअल्स आप तक पहुंचा रहे हैं जम्मू से। और हमारे साथी प्रिंसी कोल ने राजेश के घर जाकर उनके हालात जानने की कोशिश की, और हमने सोचा कि हम ये मामला जो है राजेश के, ये नाज़रीन तक पहुंचाए, यहाँ की सरकार तक पहुंचाए कि पंडितों के हवाले से बड़े बड़े दावे यहाँ की सरकारों ने किए, मरकजी सरकार से लेकर रियासत की एडमिनिस्ट्रेशन तक बात करें, बड़े बड़े दावे ज़रूर किए गए थे, मगर क्या मिला इन कश्मीरी पंडितों को, ये आप सुनिए राजेश की ज़ुबानी, राजेश किन हालात में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। नाम ब्रजेश कुमार है जी। कितने सालों से आप रह रहे हैं, और जहां बात करते हैं इस समय मोस्ट ऑफ द जो कश्मीरी पंडित्स हैं वो फ्लैट्स में शिफ्ट हो गए हैं, आपको अभी तक शिफ्ट होने की? मैं तो वो 30 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, और जो शिफ्ट हुए हैं जिन्होंने 20-50 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में खर्चा वो शिफ्ट हो चुके हैं। मेरे पास इतना है नहीं है, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, उसी से अपना घर परिवार चलाता हूँ, अपने बच्चों को चलाता हूँ। राशन कार्ड मेरा बंद कर दिया गया था, और जस्ट अभी ये सब रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन का ही, मतलब उनका ही कसूर था, और आज मेरा राशन कार्ड रिलीज है, राशन कार्ड मेरा इस टाइम रिलीज चल रहा है। और मेरे को, मैं कमिश्नर साहब के पास भी गया था, और कमिश्नर साहब ने मुझे यही कहा कि बेटा अभी फ्लैट है नहीं, मैं अभी आपको जूठे लारे नहीं दे सकता। और हमारे जो कमिश्नर साहब जी हैं टीके भट्ट, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, तो हर बंदे को देखते हैं, मगर क्या कहते हैं, मगर फिलहाल मुझे उन्होंने फ्लैट नहीं दिया। मैं 4-5 बारी होके मतलब वहाँ जा चुका हूँ, तो उन्होंने मेरे को अभी कुछ रिस्पांस नहीं दिया। अभी मेरा ये, अभी मैं छत के ऊपर चढ़ा था, बिजली की तार टूटी हुई थी, ठीक करने लगा तो ऊपर से गिरा, उल्टा मैं फ्रैक्चर हो गया। ये मेरे सारे कागज पड़े हुए हैं, ये आप देख सकते हो। तो बिल्कुल जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपको लगी भी है, और इस कमरे की ऐसी हालत है, कौन कौन रहता है आपके साथ? मेरे साथ मेरा पूरा परिवार रहता है। मेरी एक बेटी है जो कि 8 साल की है, और एक मेरा बेटा है जो 14 साल का है, और मेरी मिसेज है, और मैं हूँ। मदर और फादर जो दो हैं, दोनों एक्सपायर हो गए। 2005 में पापा एक्सपायर हो गए थे, 2018 में मेरी माता जी एक्सपायर हो गई। उसके बाद मैं इकलौता हूँ घर का, जो भी हूँ मैं ही हूँ। अब कोई ज्यादा मांग नहीं है, सिर्फ मांग ये कर रहे हैं जो इनके हक है। डोमिसाइल इनके पास है, राशन कार्ड इनके पास है, और बाकायदा उस पर लिखा भी है कश्मीर का एड्रेस है, तमाम वो डॉक्यूमेंट्स इनके पास है। आप इनकी वेरिफिकेशन कराइए, और जितने भी आला अधिकारी आपने लगाए हैं, पहले इनका घर का
पूरा एक ब्यूरो कीजिए, आप जानिए कि किस कंडीशन में ये रहते हैं। देखिए बरसात का मौसम है, छोटे बच्चे इनके साथ रहते हैं, पढ़ाई दरबदर हो रही है और तमाम वो चीजें जो एक आम नागरिक अपने जीवन में चाहता है वो भी कहीं ना कहीं इनसे वंचित है। तो अब यही प्रशासन से अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से कहेंगे कि जो जनता की आवाज है वो आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसको जल्द से जल्द ठीक करना और इस परिवार को, जो कि जरूरतमंद परिवार है जिससे फ्लैट की इस समय बहुत जरूरत है, जल्द से जल्द इन्हें फ्लैट दिया जाए ताकि ये भी अपने बच्चों का भविष्य सोच सके और जो माँ बाप है इस बुरी कंडीशन में इस समय रह रहे हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ हो सके। तो अब इसी के साथ मुझे चलिए नाज़रीन, जम्मू के सूरत हाल हमने आप तक पहुंचाई। राजेश जो कश्मीरी पंडित जम्मू में रह रहा है, किस तरह अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। अब जरा कश्मीर की बात करें, क्योंकि यहाँ भी गरीबी की सतह से नीचे लोग रह रहे हैं जो बड़ी मुश्किलात से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अगरचे सरकार ने बड़ी बड़ी स्कीमें जो है लाई है, मरकजी मामलत की स्कीमें इन गरीब लोगों के लिए, मगर इन स्कीमों का क्या कुछ हाल हुआ है, क्या ये सही मानों में लोगों तक पहुंच पाई ये स्कीमें, आज तक पता नहीं चला है। और मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह की शिकायतें आती रहती है। हम बात करें कि मरकजी मामलत की जो स्कीमें आ रही हैं उनके हवाले से सरकार ने जो बड़े बड़े दावे किए हैं, यहाँ की गरीब आवाम तक जो वो पैसा पहुंचा रहे हैं या उनको उन स्कीमों से फ़ायदा दे रहे हैं, उनसे क्या कुछ गरीबों को फ़ायदा मिला है। एक बड़ा सवाल ये भी है। आज हम आपके सामने एक ऐसी ही तस्वीर लाने की कोशिश करेंगे ताकि जो इंतज़ामिया है उनकी आंख भी खुले। गरीब लोगों को इन स्कीमों के ज़रिए कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, ज़िंदगी अजरन बन चुकी है गरीब लोगों की। और ये आप तस्वीरें देख लिए, ये एक मकान है जिसमें ये औरत रह रही है और इसका ताल्लुक जो है बंदी हराल लंगेट की रहने वाली शरीना बेगम है। ये शरीना बेगम कई बार जो वहाँ के कंसर्न अथॉरिटीज़ है, जो रूरल डेवलपमेंट के जिम्मेदारान हैं, उनके पास गई है IAY क्वार्टर के लिए, मगर आज तक इनको ये क्वार्टर नहीं दिया गया है। इनको हर बार नज़रअंदाज किया गया है। अगर सरकार स्कीम के ज़रिए इन लोगों तक पैसा पहुंचा रही है तो ये पैसा कहाँ जा रहा है, किन लोगों को दिया जा रहा है, क्या सरकार ने आज तक किसी से हिसाब लिया है इस हवाले से? क्योंकि इस तरह के बहुत सारे मामला जो है वादी कश्मीर में है, खासकर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, पूरे जम्मू कश्मीर में है, जहां गरीब आवाम के नाम पे पैसा आ रहा है मगर वो पैसा किसी और पे खर्च किया जा रहा है और जो गरीब लोग हैं वो उसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब शरीना बेगम जो है वो इस हवाले से क्या कह रही है, उनकी किस तरह ज़िंदगी चल रही है, वो किस तरह अपने मामला जो है वो दिख रहे हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथी शमीम अहमद ने उनके साथ बात की है। सालों से कुछ लिख कर भी दिए गए थे, इसके मकान का बायोडाटा के IAY देंगे, ये करेंगे, वो 2 3 बार 4 बार, लेकिन अभी तक कोई IAY केस इसको आया नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसकी जो ये माँ है इसको भी प्रॉब्लम है, इसको जो ये आंखों की रोशनी है ये इसको नहीं है। तो जो है अब्दुल रशीद, इसका भी प्रॉब्लम है, इसकी कुछ टांग में प्रॉब्लम है, ये काम नहीं कर सकता है। उनका एक बच्चा था, वही वाहिद कमाने वाला था, वो इस दुनिया से चल रहा है। एक भाई इसका था, वो जो मकान जो है घर का है वो पूरा बिगड़ गया। ये पूरे हालात इनकी आप बिगड़ी हुई है आज, क्योंकि जो कमाने वाला एक था वो इस दुनिया से चले गया। पहले तो इसका फादर डेथ हो गया, तो फिर आज ये बहुत मुश्किलात में इस शेड में अपना ये बसर गुजर कर रहे हैं। जब विंटर होता तब कितनी प्रॉब्लम होती है? बहुत ही। उस दिन तो यहाँ तो ये कहीं दूसरे पड़ोसी के घर में इनका हमसाया हूँ यहाँ तो नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे, लोग भी अपना फ़र्ज़ अगर सही तरीके से निभाएंगे तो शायद मुश्किलात नहीं हो सकती है, क्योंकि जहाँ पे भी हम कूड़ा करकट जमा करते हैं वहाँ हमें देखना चाहिए कि बाकी लोगों को मुश्किलात तो नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं पटन इलाके की, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गनीपोरा पटन का इलाका जो है, वहाँ पे स्कूल के सामने लोगों ने कूड़ा करकट जमा किया है और वहाँ डस्टबिन बनाया है और हालिया दिनों में जो गोश्त घरों में है उसको भी वहाँ पे फेंका गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं। और यहाँ पे इस स्कूल में ओपन क्लासेस चल रहे हैं, लोगों ने कुर्बानी की है और कुर्बानी का ये जो गोश्त है, ये जो खाल है, ये स्कूल के सामने उन्होंने जमा किया है और अपने घर का जो कूड़ा करकट डस्टबिन जो है वो इसी स्कूल के सामने उन्होंने रखा है। ओपन क्लासेस चल रहे हैं स्कूल में, तो बच्चों को मुश्किलात हो रही है और आज फिर स्कूल इंतजामिया ने फैसला लिया कि बच्चों को आज ओपन क्लासेस नहीं दी जाएगी, क्योंकि बाहर इतनी बदबू है, चलना भी मुश्किल हो रहा है। हमारे साथी राही निसार ने वहाँ के जो स्कूल के हेडमास्टर है उनसे जानना चाहा कि क्या मामला कहीं पे उन्होंने उठाया है, क्या लोगों से बात की इस हवाले से, क्या कुछ कह रहे हैं स्कूल के जिम्मेदारान, हम अब तक पहुँचा रहे हैं।
सीरत बस गवर्नमेंट गर्ल्स मिडल स्कूलस बस गवर्नमेंटस ये अपील करान कि ये गाँव वाल हमेशा के लिए षोट त्रा स्कूलन आस पास बस करान गवर्नमेंट से अपील कि यह हटो बस आवामस तो अपील कर ये मत दुबार स्कूलन आस पास मत षोट वोट कहें अस ओपन आयर क्लासेस ते चलान अस दिक्कत गसान ये परनस मज बीमार फहलनुक यह खतरे बे कॉलरा फहलनुक खतरे। चलिए, स्कूल के हालात बच्चों के जरिए आपने सुने, किस तरह स्कूल में उनको मुश्किल हो रहा है। उधर इधर चलते चलते हम सड़कों की खस्ताहाली को लेकर बात करें तो आए रोज लोग एहतजाज भी करते हैं और जिला बड़गाम की सूरत हाल भी कुछ इसी तरह की है। जो बेशतर सड़कें हैं वहां पे मैग्डमाइजेशन नहीं हुआ है और कई सालों से सड़कें जो है वो खस्ता है। अब जिम्मेदार इस हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि कई बार लोगों ने मामला जो है वो जिम्मेदारों की नोट्स में भी लाया है। जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरएनबी जो है उन तक पहुंचा है कि उनकी सड़कों की मरम्मत क्यों नहीं हो रही है। हमारे साथी मोहम्मद अशरफ डार ने यही सवाल पूछा है वहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो आरएनबी के हैं, उनसे पूछा कि बड़गाम के अवाम की मुश्किलात, सड़कों की खस्ताहाली डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, महकमा क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, क्या कुछ जवाब मिला है, हम आप तक पहुँचा रहे हैं। बड़गाम का ताल्लुक है। आरएनबी बड़गाम में हमारे इस बार 88 किलोमीटर्स का मैग्डमाइजेशन का प्रोग्राम अप्रूव हुआ था। उसमें आज की डेट तक हमने तकरीबन 60 किलोमीटर मैग्डमाइज्ड सड़कें बना ली हैं। बाकी जो 30% सड़कें बाकी हैं उनको हम कोशिश कर रहे हैं इस 1 महीने के अंदर अंदर हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम हैं सरकार की तरफ से। कुछ मैग्डमाइज्ड सड़कें हम CNT में बना रहे हैं, कुछ पोर्टफोल में बना रहे हैं, कुछ नाबार्ड में और कुछ लैंग्वेज प्रोजेक्ट में भी बना रहे हैं। इसके अलावा इस बार सरकार ने हमें नाबार्ड में 11 स्कीमें अप्रूव की हैं जिनका टोटल कॉस्ट है 389.4 लाख रुपीज़। वो 11 की 11 स्कीमें अभी टेंडर आउट हो गई हैं और उनका काम इस हफ्ते इंशाल्लाह शुरू हो रहा है। उसमें हम और 55 किलोमीटर मैग्डमाइज्ड सड़कें बना लेंगे, यानी मिला के 88 और ये 55। चलिए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरएनबी बड़गाम बात कर रहे थे सड़कों की मरम्मत के हवाले से। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखें।